वेलकम टू स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग वैक कल्चरल एंड कम्युनिकेशन जो है इसको देखने वाले हैं, सेमेस्टर 1 दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स। तो सिलेबस में कुछ कंफ्यूजन है, उसको मैं क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पे। सिलेबस जो हमारा वैक कल्चर एंड कम्युनिकेशन सेमेस्टर 1 का 3 यूनिट है सिर्फ और सिर्फ, जिसमें यूनिट 1 में है इथिकल वैल्यूज फ्रॉम इंडियन कल्चरल हेरिटेज, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम पढ़ना है, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल इसको पढ़ना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत इसको पढ़ना है। ठीक है। यूनिट सेकंड में वी हैव डेवलपिंग लाइफ स्किल्स, जिसमें एम्पैथी, एडेप्टेबिलिटी, कंजर्विंग और नेचुरल रिसोर्सेज, शेयरिंग नॉलेज रिसोर्सेज, ये सब देखना है। और थर्ड एंड लास्ट यूनिट है जिसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, ये टॉपिक है। और इसके अंदर हम इम्पैथेटिक लिसनिंग, कॉन्सिडरेट स्पीकिंग, एनालिटिकल रीडिंग, इन्फॉर्म्ड राइटिंग, ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है। बट कंफ्यूजन यहाँ ये आ रहा है क्योंकि इसके सिलेबस के अंदर जो एसेंशियल रीडिंग्स है उसमें चाणक्य नीति भी दिया हुआ है, चाणक्य नीति शास्त्र दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू गीता दिया हुआ है, स्वामी विवेकानंद की कई बुक्स दी गई हैं और भी बहुत सारी बुक्स दी गई हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहीं उसमें से तो नहीं क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ आपको, टॉपिक जो है सिलेबस का उसी टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। भगवत गीता के श्लोक नहीं आने वाले हैं और ना ही चाणक्य नीति के आपको आने वाले हैं। जो भी उसके नीति के स्टेटमेंट्स वो सब नहीं आने वाले हैं। वो सब आपके पढ़ने के लिए, आपके नॉलेज के लिए दिया गया, जिससे कि आपको डीपर नॉलेज होगा और अच्छा और भी, क्योंकि वो सब बहुत इंसाइटफुल बुक्स हैं, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सभी लोग सजेस्ट करते हैं, गीता तो सभी लोग सजेस्ट करते हैं कि पढ़नी चाहिए, मैनुअल है लाइफ का, तो इसलिए इसमें ऐड किया गया है। और चाणक्य नीति काफ़ी काम की चीज़ है, तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो उससे, एक्सपीरियंस और डीप नॉलेज के लिए वो सब चीज़ें हैं। ठीक है। बट क्वेश्चंस जो है उसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्वेश्चन जो आपके ये जो टॉपिक्स हैं इससे आने वाले हैं। ठीक है। बट अगर आपने पढ़ रखा है वो तो बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज आई एम नॉट 100% श्योर कि क्वेश्चन ना आए, बट ऐसा आ भी सकता है। बट 90% चांसेस के क्वेश्चन उससे नहीं आएंगे। सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उसी से क्वेश्चन आएंगे, वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दी गई है, एसेंशियल रीडिंग इसलिए है वो। ठीक है। तो इस नोट्स में आपको ये सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं मैंने, डाउनलोड कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो आराम से। एंड इस टॉपिक्स को पूरा आप मास्टर कर लो आराम से, आपको पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। एंड यहाँ पे सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। ठीक है। बस ये है कि जो एसेंशियल रीडिंग्स में गीता और चाणक्य वाले जो टॉपिक्स हैं वो सब चीज़ें हैं, वो सब तो बुक पढ़ना पड़ेगा आपको, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल कवर्ड नहीं है, ये पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो मैं आपको ओवरव्यू हल्का सा दे देता हूँ, बाकी आप खुद से डाउनलोड करके पढ़ लेना, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। एंड शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, बिकॉज जिनको चाहिए होगा एंड ये कन्फ्यूजन हैं उन्हें, तो ये दूर हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया हैज रिच कल्चरल हेरिटेज दैट डेट बैक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सबको पता है इंडिया के पास एक रिच कल्चरल हेरिटेज था थाउजेंड ऑफ ईयर्स। या कहीं भी बात की जाए तो हमारा हेरिटेज जो है सबसे पुराना एंड काफ़ी हमारा रिच हेरिटेज है इंडिया का। और कुछ फंडामेंटल यहाँ पे इथिकल आपको वैल्यूज मिल जाएंगे, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। की पॉइंट्स है यहाँ पे, अहिंसा, नॉन वायलेंस, सबको पता है इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इथिकल वैल्यूज इन इंडियन कल्चर। इट emphasizes द नीड टू अवॉइड causing harm to any living being, either animal or human. Okay. इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद द टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। सबको पता है महात्मा गांधी जी का की पॉलिसी यही था कि अहिंसा, नॉन वायलेंस पे चलते थे, और इसके कारण बहुत हेल्प मिली हमें ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से इंडिपेंडेंस पाने में भी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है सत्य। सत्य मीन्स ट्रूथफुलनेस। सत्य इज अनदर इंपॉर्टेंट एथिकल वैल्यू दैट emphasizes the importance of honesty and truthfulness in all aspects of life. It is considered to be one of the most important virtues in the Indian culture. सत्य बोलना हमारा शुरू से परंपरा और ट्रेडिशन रहा है, और ये हमारा बहुत एथिकल वैल्यू है। ठीक है। ऑनेस्टी हमारा बिल्कुल इथिकल वैल्यू है। तो ये सब हो गया। थर्ड है धर्म, ड्यूटी। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। धर्म रिफर्स टू द वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ। इट emphasizes the need to fulfill one's obligation to society and to follow the moral and ethical principles that are prescribed by tradition and religion. कर्म मतलब एक्शन होता है। कर्म रिफर्स टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन। किसी के एक्शन के जो कॉन्सिक्वेंसेज मिलते हैं वो कर्म होता है। इट इज emphasizes द नीड टू परफॉर्म गुड डीड, और इससे ये emphasize करते हैं कि हम हमेशा गुड डीड करें, जिससे कि हमारा कॉन्सिक्वेंस भी अच्छा हो। अगर हम गलत काम करेंगे तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमें झेलने पड़ेंगे। दया, compassion. Daya refers to the compassion or empathy for others. It emphasizes the need to show kindness and understanding towards all the living beings. Shanti मतलब peace. Shanti refers to inner peace and tranquility. It emphasizes the need to cultivate a calm and peaceful mind to avoid conflicts and violence. एंड सेवंथ इज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। जो तुम हमारा मेन यहाँ पे ये प्रिंसिपल है यूनिटी, क्योंकि हमारा इंडिया जो है बहुत डाइवर्स है, स्टार्टिंग से डाइवर्स रहा है, तो उसमें हम कैसे यूनिटी जो है यूनाइटेड रहते हैं, ये हमारा की प्रिंसिपल है। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। इंडियन कल्चर में हमेशा से एल्डर्स की हाई रिस्पेक्ट हो जाती है, तो ये सब हमारा कल्चर है। और एथिक्स है। ठीक है। ये कुछ की एथिकल वैल्यूज थे हमारे इंडियन कल्चरल हेरिटेज से। बाकी और भी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ही मेंशन करना था, इसलिए इतना मेंशन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब होता है कि वर्ल्ड जो है वन फैमिली है। The phrase is often used to express the belief that all human beings are a part of single global family, and that we should all strive to live together in harmony and peace. It is an important concept in Indian culture and is often cited as a
guiding principle for building relationships and promoting unity and cooperation among people फ्रॉम डिफरेंट कल्चर एंड बैकग्राउंड। तो हमेशा से इसका यूज होता आया है जिससे कि डिफरेंट कल्चर और बैकग्राउंड के पीपल को हम यूनाइटेड कर सकते हैं इस एक सिंगल फ्रेज से, वसुधैव कुटुंबकम। इनफैक्ट वर्ल्ड को हम यूनाइट करते हैं इससे। The idea of Vasudhaiva Kutumbakam is rooted in Indian ancient philosophy of Vedanta, which emphasizes the oneness of all existence. It reflects the belief that all living beings are connected and that our actions have an impact on the world around us. This concept has been expressed in various forms throughout Indian history, including the Upanishads and the Mahabharata. ये जो कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम का, ये प्राचीन भारत से हमारा एंशियंट वेदांता में हमारा ये सब लिखा हुआ है, एंड इसके एग्जाम्पल्स जो हैं और महाभारत से लेके हिस्ट्री के और भी उपनिषद में मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि हर एक व्यक्ति के एक्शंस का कॉन्सिक्वेंसेस पूरे वर्ल्ड पे होता है, इसलिए हम आपको वननेस में रहना चाहिए और सबको एक ग्लोब को पूरा एक फैमिली मान के रखना चाहिए, ठीक है, और उसके हिसाब से एक्शंस चीजें होनी चाहिए, ठीक है। टुडे वसुधैव कुटुंबकम हैज बिकम अ पॉपुलर फ्रेज दैट इज ऑफन यूज्ड टू प्रमोट ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन के लिए आज के टाइम पे इसका यूज हो रहा है। इट इज सीन एज अ कॉल फॉर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम टुगेदर एंड वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन गोल ऑफ पीस एंड हार्मनी। द कॉन्सेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर प्रमोटिंग इंटरकल्चरल एंड डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे यूएन ने भी इसको ये किया हुआ है, कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। बाकी फिलोसफी ऑफ वसुधैव कुटुंबकम is based on principles of love, compassion, and respect for all. It encourages the people to treat others with kindness and empathy, regardless of their race, religion, or nationality. The idea is to create a world where people live in harmony to each other and the environment. ठीक है? Philosophy has been an integral part of Indian culture for the centuries and is still relevant today. ये प्राचीन काल से अभी तक चलता आ रहा है। इट प्रमोट्स द आइडिया ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी दैट वर्क्स टुगेदर टू एड्रेस कॉमन चैलेंजेस सच एज पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज। इन सब चीज़ों को एक साथ लड़ेंगे तभी इन चीज़ों से हमें ये मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। अदरवाइज एक सिंगल कोई कंट्री कुछ नहीं कर सकता, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो इस सेंस में भी काफ़ी ये फ्रेज हेल्पफुल होता है। द फिलोसफी ऑफ वसुधैव कुटुंबकम इज हैज इंस्पायर्ड मेनी पीपल टू वर्क टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ मोर पीसफुल एंड जस्ट वर्ल्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। तो ये काफ़ी मतलब पॉपुलर प्रोवर्ब है जो आपने सुना भी होगा, एंड इसका ओरिजिन जो है क्लियर नहीं दिया गया, बट इट हैज़ बीन यूज्ड बाय डिफरेंट कल्चर्स एंड नेशन थ्रू आउट हिस्ट्री। इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद द स्टोरी ऑफ ए बंडल ऑफ स्टिक्स वेयर एन ओल्ड मैन सोज हिज सन्स डेट वन। वो आपने कहानी सुना ही होगा, जो बंडल वाला एक लकड़ी के बंडल को एक पिता अपने बेटे को देता है तोड़ने के लिए, बट वो तोड़ नहीं पाते हैं, बट उन्हें अलग अलग फिर करके दे दो तो वो तोड़ लेते हैं। तो वही बात यहाँ पे है, सिंपल से इसका मतलब अगर आप यूनाइटेड हो तो आप एक साथ रहोगे, और डिवाइडेड हो गया तो फिर गिरना तय है, ठीक है। दिस मैसेज ऑफ प्रोवर्ब इज दैट व्हेन पीपल कम टुगेदर एंड वर्क towards a common goal, they are stronger and more resilient. On the other hand, when people are divided and work against each other, they weaker and more vulnerable to failure, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। In today's society, this proverb has many implications for various issues such as social justice, political stability, and economic growth. It emphasizes the importance of working together to address common challenges and overcome obstacles. It is also important to recognize that the difference in opinion and perspective are natural and should be respected. However, it is crucial to find common ground and work toward a shared goal. Clearly समझ में आ गया होगा कि देखिए ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपकी पर्सपेक्टिव और मेरी पर्सपेक्टिव में कुछ कुछ अंतरों का डिफरेंस होगा, लेकिन किसी कॉमन ग्राउंड पे वर्क करना, हमें किसी पर्टिकुलर गोल के लिए, शेयर्ड गोल के लिए साथ मिलकर काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इस सेंस में ये चीज़ें कही गई हैं कि हमें भले ही पर्सपेक्टिव अलग हो, लेकिन हमारा मेन अगर गोल सेम है तो हमें डिवाइड नहीं होना है, हमें मतलब साथ स्टैंड करके और चीज़ों को टुगेदर करना है, ठीक है। और इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस। ये तो मैंने कवर कर लिया। फिर नेक्स्ट आता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत इज ए हिंदी स्लोगन दैट मींस वन इंडिया ग्रेट इंडिया। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015 as a part of cultural exchange program aimed at promoting unity and diversity across the country. The slogan reflects the idea that despite India's diverse culture, languages and tradition, it is the one nation that must work together to achieve greatness. Besides, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको, मुझे एक्सप्लेन करने की हालांकि जरूरत नहीं। इंडिया एक डाइवर्स मतलब कंट्री है जिसमें डाइवर्स कल्चर है, लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, बट फिर भी हम एक नेशन की तरह काम करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करते हैं एंड ग्रेटनेस को अचीव करते हैं। द प्रोग्राम इनकरेजेस पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू लर्न अबाउट ईच अदर्स कल्चर। और ध्यान रखिएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था, जिससे कि कल्चरल एक्सचेंज हो सके, मतलब कल्चर का एक्सचेंज हो सके एंड काफ़ी यूनिटी मतलब यूनाइट करने के लिए डिफरेंट कल्चर्स को ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। एंड द स्लोगन रिफ्लेक्ट्स द आइडिया दैट डिस्पाइट, ये तो हो गया कहानी इसका। नेक्स्ट है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम इंक्लूड द वेरियस एक्टिविटीज सच एज कल्चरल टूर्स, एक्सचेंज प्रोग्राम्स, एग्जीबिशन, इस टाइप की काफ़ी एक्टिविटीज की गई थी जिससे कि जो कल्चरल एक्सचेंज है वो पॉसिबल हो सके एंड
एक दूसरे के कल्चर को समझ सकें हम. द प्रोग्राम ऑल्सो encourages people to participate in volunteer activities, community services, etc. etc. ठीक है. The program has received the positive feedback from participants who have reported that it helped them to develop a better understanding of different cultures and traditions across the country. तो इस प्रोग्राम को काफ़ी सक्सेस भी हुआ था एंड इसके फीडबैक्स ये हुए थे कि लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ उन्होंने इस प्रोग्राम के चलते अपने डिवर्स कल्चर को समझा और डीपर लेवल पे. एंड द स्लोगन एक भारत श्रेष्ठ भारत हैज बिकम वेरी पॉपुलर वे टू प्रमोट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट है, थ्रू दिस इनिशिएटिव डिफरेंट स्टेट्स आर पेयर्ड विद ईच अदर एंड दे एंगेज इन कल्चर एंड एजुकेशनल एक्सचेंजेस. द इनिशिएटिव इंक्लूड्स वेरियस एक्टिविटीज सच एज लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम्स, sport and cultural events. These activities are aimed at promoting sense of belongingness among the people from different part of India and creating a shared identity as Indians. तो इस प्रोग्राम से ये काफ़ी हेल्प हुआ कि जो डिफरेंट पार्ट इंडिया के डिफरेंट पार्ट से लोग जुड़े थे इससे एंड अपने कल्चर्स को एक्सचेंज करके समझा एक दूसरे को एंड शेयर्ड आइडेंटिटी एज ए इंडियंस उन्होंने ये बिलीफ जो है ये आया. ठीक है. एक जो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो उससे डेवलप हुआ. ठीक है. The initiative has many implications on various aspects of Indian society. It promotes cultural diversity, encourages people to celebrate and appreciate different culture. It also promotes unity and national integration, which is crucial for countries as diverse as India. ठीक है. तो यहाँ पे हो गया ये टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपिंग लाइफ स्किल्स. ठीक है. लाइफ स्किल्स क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे कि इंडिविजुअल नॉलेज को एक्वायर करता है और स्किल्स को एंड एटीट्यूड्स नेसेसरी टू नेविगेट द चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ. Life skills are those skills that enables people to effectively cope with demands and challenges of life, such as communication, problem solving, decision making, critical thinking, stress management and self awareness. ठीक है. तो कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके हम अपने लाइफ में डेवलप कर सकते हैं स्किल्स. सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द स्किल्स. द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग लाइफ स्किल इज टू आइडेंटिफाई द स्किल्स दैट यू वांट टू डेवलप. कौन से स्किल्स को आप डेवलप करना चाहते हो. टेक टाइम टू थिंक अबाउट द स्किल्स that are most important for your personal and professional growth. एंड फिर उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए. वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द स्किल्स यू हैव टू डेवलप स्टार्ट. मतलब आप जो एक बार तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको किस स्किल्स पे काम करना है, डेवलप करना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करना है उस स्किल्स को डेवलप करने के लिए डेली लाइफ में. इफ यू वांट टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रैक्टिस स्पीकिंग क्लियरली एंड इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशन. सीक फीडबैक. आपको फीडबैक जरूर लेते रहना है. ठीक है. एंड फोर्थ पॉइंट है लर्न फ्रॉम अदर्स. लर्निंग फ्रॉम अदर्स हु हैव डेवलप्ड द स्किल्स यू आर इंटरेस्टेड इज अ ग्रेट वे. तो आप जो स्किल्स डेवलप करना चाह रहे हो तो आप वैसे पीपल को फाइंड करो और उनसे सीखो कैसे उन्होंने डेवलप किया है. एंड टेक रिस्क. टेकिंग रिस्क इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस. डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई न्यू थिंग्स एंड मेक मिस्टेक्स. लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड यूज देम एज अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव स्किल्स. फिर सेट गोल्स. सेटिंग गोल्स इज अ ग्रेट वे टू मोटिवेट योरसेल्फ एंड मेजर योर प्रोग्रेस. सेट रियलिस्टिक गोल्स फॉर डेवलपिंग योर स्किल्स एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस टुवर्ड अचीविंग देम. ठीक है. तो ओवरऑल क्या है, डेवलपिंग स्किल्स इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट रिक्वायर्स कमिटमेंट, प्रैक्टिस, perseverance and perseverance, and by taking these steps you can develop the skills necessary to succeed in your personal and professional life. Next है empathy. Empathy is the ability to understand and share the feeling of others, and the empathy is essential for building positive relationship both in personal and professional context. It allows individual to connect with others on a deeper level and understand their needs and concerns. Empathy can also lead to more effective communication, conflict resolution and collaboration. ठीक है. तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि empathy का मतलब क्या होता है, दूसरे की फीलिंग्स को भी समझना और शेयर करना. एंड इससे आप पॉजिटिवली रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी. एंड इससे जो होता है वो आप डीपर लेवल पे एक दूसरे को समझ सकते हो. ठीक है. एंड कम्युनिकेशन वगैरह काफ़ी सही हो जाता है इससे. In today's world, where social and cultural differences are more pronounced than ever, empathy is increasingly important. The ability to empathize with others can help bridge the divide between the different culture and communities. आज के टाइम पे जहाँ पे कल्चर और सोशल डिफरेंस काफ़ी बढ़ चुका है, तो उस टाइम पे हमें एम्पैथी जो है वो बहुत ज़रूरी है. इस स्किल्स का आपको बहुत ज़रूरत है, बिकॉज तभी आप अच्छे से एम्पैथाइज कर पाओगे लोगों को, और आप एक कनेक्शन जो है बना पाओगे, एक अच्छी रिलेशनशिप बना पाओगे. इट कैन हेल्प प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट एंड अल्टीमेटली लेड टू द मोर हार्मोनियस सोसाइटी. और एक अच्छा सोसाइटी मेंटेन होगा. कुछ वेज हैं यहाँ पे जिससे कि आप डेवलप कर सकते हो एम्पैथी. सबसे पहले लिसन एक्टिवली. एक्टिवली लिसन करना है, कोई बोल रहा है तो सुनना है अच्छे से. आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स को डाउनलोड करके. मैं पूरा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ टाइम को देखते हुए. ठीक है. फिर आप पुट योर सेल्फ इन देयर शूज. इमेजिन हाउ यू वुड फील इन अदर्स पर्सन सिचुएशंस. हमेशा दूसरों की सिचुएशन समझना चाहिए आप लोगों को, बट ये लोग कम समझते हैं. ठीक है. तो ये जरूर आप लोग ध्यान रखिए कि कभी भी दूसरों की सिचुएशन को समझिए, उसके हिसाब से उसका रिस्पॉन्स दीजिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे एक्सपीरियंसिंग एंड हाउ माइट इट बी अफेक्टिंग देम इमोशनली. बट ये लोग कम समझते हैं, बट इन्हें समझना चाहिए लोगों को. तो डेट्स वाई ये पढ़ाया जा रहा है. तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप लोगों को समझिए उनकी सिचुएशन में देख करके कि आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते. ठीक है. थर्ड है प्रैक्टिस नॉन जजमेंट. जज नहीं करना चाहिए लोगों को. अवॉइड मेकिंग एजम्पशंस और जजमेंट्स, बिकॉज जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो जजमेंट मत करना. So genuine concern. Let the other person know what you are care about their feelings and what you want to help offer your support and encouragement. Clear है. Fifth है pay attention to body language.
Non-verbal clues such as facial expression, body language can give important clues about how a person is feeling. कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो सामने वाला पर्सन है आपको बोलता नहीं, बट वो अपने एक्सप्रेशन से बोलना चाहता है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए लोगों को। कभी किसी से बात कर रहे हो तो उसके बॉडी लैंग्वेज को जरूर देखना कि क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से पे अटेंशन टू द बॉडी लैंग्वेज, ओके, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, बेटर कम्युनिकेशन होता है उससे, ठीक है। सिक्स है प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस करने से आप इस एम्पैथेटिक चीज़ों को समझ पाओगे एंड एम्पैथी आपके अंदर डेवलप होगी, ठीक है। तो ओवरऑल जो है एम्पैथी इज एसेंशियल स्किल फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद अदर्स बाय प्रैक्टिसिंग एक्टिव लिसनिंग, पुटिंग योरसेल्फ इन अदर्स shoes and showing genuine concern and paying attention to non-verbal clues. You can develop your empathy skills and build better connections with those around you. नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू एडजस्ट टू द न्यू सिचुएशंस एंड इन्वायरमेंट। इट इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू थिंक क्रिएटिवली, स्टे फ्लेक्सिबल एंड रिमेन ओपन टू न्यू आइडियाज एंड अप्रोचेस in today's rapidly changing world. Adaptability is a crucial skill that helps individual to succeed in personal and professional life. तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको कि किसी भी सिचुएशन से आपको तैयार रहना चाहिए कोप अप होने के लिए। आज के इस रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में आपको एडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और जो आपके अंदर होना चाहिए, जिससे कि आप अडेप्ट कर पाओ किसी भी सिचुएशन को, और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा सक्सीड करने में अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। कुछ यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, कुछ तरीके बताए गए हैं जिससे कि एडोप्टेबिलिटी आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। पहला है ओपन माइंडेड हमेशा रहो, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ओपन माइंडेड रहो। व्यू चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी। कोई भी चेंज हो रहा है तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, ऐसा मत देखो कि आपने ये चेंजेस क्यों हो गया, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं पुराने ट्रेडिशंस जैसे कुछ चली आ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि कुछ चलता आ रहा है, जैसे पुराने तौर तरीके चलते आ रहे हैं, अब उसमें कोई चेंज आ गया तो लोग समझते हैं कि अरे ये क्या हो गया, और वो उसमें अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको ओपन माइंड होना चाहिए। कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लो, ऐसा मतलब कि वो आपके साथ क्या हो गया नहीं हो गया, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इन चीज़ों को। नेक्स्ट है embrace challenges and opportunity to learn and grow when faced with new situation or task. Approach it with a positive attitude and willingness to learn. Practice flexibility, cultivate creativity, learn continuously and build resilience. Building resilience मतलब develop resilience by staying focused on your goals and remaining optimistic in the face of setbacks or obstacles. Practice care and stress management techniques to help you stay motivated and energized. तो यहाँ से ये सब चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है कंजर्विंग और नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए कंजर्विंग और नेचुरल रिसोर्सेज एक एसेंशियल चीज़ें हैं जो कि लॉन्ग टर्म में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी कंजर्व नहीं करोगे तो फ्यूचर जनरेशन कैसे आपको कैसे इस्तेमाल कर पाएगा चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो रिन्यूएबल नहीं है, बहुत चीज़ें नॉन रिन्यूएबल चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो कुछ तौर तरीके बताए गए यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, फिर यूज एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज, यूज रिन्यूएबल एनर्जी, कंजर्व वाटर, प्लांट ट्रीज। इन सब के जो भी पॉइंटर्स मैं बोल रहा हूँ बाकी आप डीपली पढ़ लेना। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और कारपोल, चूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ओवरऑल कंजर्विंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी ऑल शेयर बाय रिड्यूसिंग वेस्ट, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, conserving water, planting trees, using public transportation, choosing eco-friendly products and making other sustainable choices, we can help to protect our planet and ensure brighter future generations to come. Next is sharing knowledge resources. Sharing knowledge resource is an essential for growth and development of individuals, organization and society as a whole. Here are some ways to share knowledge resources. सबसे पहले collaborate with others. Collaborate is a great way to share knowledge and resources. Work with others who have similar interests and expertise to share ideas, knowledge and resources. Second, participate in online forums and communities. Join online communities and forums related to your field of interest. Share your knowledge and learn from others. Attend conferences and workshops. Create and share content. Mentor others. Mentoring is a great way to share knowledge and help others grow and develop. जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको खुद भी इससे मेरी ग्रोथ हो रही है एंड आपकी तो बिल्कुल हो ही रही है। तो ये भी चीज़ें हैं। यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू शेयर नॉलेज एंड कनेक्ट विद अदर्स. शेयर आर्टिकल्स, इनसाइट्स एंड रिसोर्सेज रिलेटेड टू योर फील्ड. यूज ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज. बहुत सारे ओपन रिसोर्सेज हैं अवेलेबल ऑनलाइन, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो हेल्प, ठीक है। तो ये यूनिट हो गया। अब नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ए फंडामेंटल लाइफ स्किल दैट इज एसेंशियल फॉर सक्सेस इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू कन्वे मैसेज क्लियरली एंड efficiently, listen actively and understand the perspective of others and build positive relationship. ओके, तो कुछ टिप्स यहाँ पे दी गई हैं जिससे कि कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव हो जाए. पहला है लिसन एक्टिवली. बहुत ध्यान से सुनना चाहिए. पे अटेंशन टू देयर वर्ड्स, टोन, बॉडी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव. स्पीक क्लियरली. जो भी आप बोल रहे हो क्लियर बोलो और कॉन्साइज मैनर में बोलो. अवॉइड जार्गन और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज. बिल्कुल सिंपल और क्रिस्प में बोलना है, कॉन्साइजली, ठीक है. थर्ड है यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज कैन कन्वे a lot of information. Use them effectively to reinforce your message. Okay.
फोर्थ है बी माइंडफुल ऑफ योर टोन, अपने टोन का हमेशा ध्यान रखें। कभी कभी आप सही भी चीजें अगर बहुत एग्रेसिव टोन में बोलते हो तो वो सामने वाले के लिए बहुत नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। तो टोन का हमेशा ध्यान रखना है आपको। सो इम्पैथी, इम्पैथी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर पर्सन, इसलिए हमेशा इम्पैथी का ध्यान रखना है और शो करना है, ठीक है। सिक्स्थ है आस्क क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेट योर इंटरेस्ट इन द कन्वर्सेशन। दिस कैन ऑल्सो हेल्प टू अनकवर एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और गैप्स इन द नॉलेज। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी कुछ डाउट हो तो क्वेश्चन कर लेना चाहिए, जिससे कन्वर्सेशन में आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, और जो भी चीज़ें अगर आपका इंटरेस्ट हुआ है तो उसमें और बिल्ड हो जाएगा क्वेश्चन करने से, और आप कन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। सेवंथ है बी रिस्पेक्टफुल, हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, दूसरों के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना चाहिए, और आप डिसएग्री भी हैं फिर भी आपको रिस्पेक्टफुली आपको चीज़ें बोलनी चाहिए, ठीक है। दिस हेल्प टू बिल्ड ट्रस्ट एंड स्टैब्लिश पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक लिसनिंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू लिसन टू द अदर्स विथ अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन। समझ रहे हो, मतलब एम्पैथेटिक लिसनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, जिसमें ये होता है कि दूसरे की बातें आप अच्छे से सुन रहे हो, समझ के सुन रहे हो। इट इन्वॉल्व्स पुटिंग असाइड one's own judgments and biases and truly seeking to understand the other's perspective। इसमें क्या होता है कि यस, इसमें आप दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव के हिसाब से समझ रहे हो, आपको कोई जजमेंट नहीं करना है, उस सबको साइड में रखना है, और सिर्फ आप दूसरा जो पर्सन बोल रहा है उसके पर्सपेक्टिव से आप उसको समझने और सुनने की कोशिश करते हो, ठीक है। कुछ टिप्स हैं जिससे कि आप एम्पैथेटिक लिसनिंग कर सकते हो। फोकस ऑन द स्पीकर, जो भी स्पीकर है फोकस करो, फुल अटेंशन दो उसे, ठीक है। डायरेक्टली आई कांटेक्ट बनाओ उससे, एक्टिव लिसनिंग करो उसका। यूज नॉन वर्बल क्लू, जैसे कि नॉडिंग, मतलब जैसे कि मतलब नॉडिंग करना, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे नॉडिंग कर रहा हूँ, सर हिला रहा हूँ, ठीक है, तो नॉडिंग हो गया। स्माइलिंग और मिररिंग द स्पीकर्स बॉडी लैंग्वेज, इससे आप ये उसके इंगेज रहोगे उस कन्वर्सेशन में, ठीक है। इससे अवॉइड इंटरप्टिंग, कोई भी बीच में बोलना नहीं चाहिए। इस एम्पैथेटिक लिसनिंग का मतलब ही है कि यहाँ पे आप अच्छे से सुन रहे हो, समझ रहे हो, बीच में अवॉइड इंटरप्शन को अवॉइड करना है। जब स्पीकर अपना पूरा खत्म कर ले बात फिर बोलना है। पैराफ्रेज एंड समराइज, पैराफ्रेज व्हाट द स्पीकर हैज सेड टू डेमोंस्ट्रेट दैट यू हैव अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव। आपको क्या करना है, जो भी स्पीकर ने बोला अगर वो समझ रहे हो उसके हिसाब से आप तो उसको पैराफ्रेज करना है, समराइज करना है कि आपने क्या समझा उनके बारे में। वैलिडेट देयर फीलिंग्स, उनके ओपिनियंस और इमोशंस को एक्नॉलेज करो, वैलिडेट करो। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस बिल्कुल आप आस्क कर सकते हो। एंड रिस्पॉन्ड विथ एम्पैथी, रिस्पॉन्स बिल्कुल एम्पैथेटिक वे में देना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करके आप एक एम्पैथेटिक लिसनर बन सकते हो। नेक्स्ट है कॉन्सिडरेट स्पीकिंग। कॉन्सिडरेट स्पीकिंग क्या मतलब होता है, इट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग इन ए वे दैट शोज रिस्पेक्ट फॉर लिसनर्स फीलिंग एंड ओपिनियंस। तो अगर आप लिसनर्स जो मतलब लिसनर्स की फीलिंग्स और ओपिनियन को जो अगर आप रिस्पेक्ट देके और अच्छे से बोल रहे हो तो वो कॉन्सिडरेट स्पीकिंग बोला जाता है। जैसे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं अपने लिसनर्स को बहुत रिस्पेक्ट और आई मीन कंपैशन के साथ समझ के तभी बोल रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। चूज योर वर्ड्स केयरफुली, तो यहाँ पे कोई भी वर्ड्स मैं बोलूंगा तो ध्यान से बोलूंगा, सोच समझ के बोलूंगा कि मेरे जो लिसनर्स हैं उन्हें कोई ऐसा उन्हें हर्ट ना हो, या फिर उनके इमोशंस को कोई ऐसा मतलब हर्ट ना हो, ठीक है। समझ रहे हो। तो चूज योर वर्ड्स केयरफुली, बी माइंडफुल ऑफ द वर्ड्स दैट यू यूज एंड हाउ दे माइट इम्पैक्ट द लिसनर। अवॉइड यूजिंग लैंग्वेज दैट इज इंसल्टिंग और डिमेनिंग। स्पीक क्लियरली एंड कंसाइजली, बहुत क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, कोई कॉम्प्लेक्स और जार्गन्स का इस्तेमाल ना करें। यूज ए रिस्पेक्टफुल टोन, कभी भी रिस्पेक्ट जो है उसको मतलब ये नहीं करना है, मतलब हमेशा रिस्पेक्टफुल टोन में ही बात करना है, कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। कंसीडर द लिसनर्स पर्सपेक्टिव, और लिसनर्स के पर्सपेक्टिव को भी कंसीडर करना है, जिससे कि आप अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट कर पाओ। ट्राई, इसमें भी अवॉइड इंटरप्टिंग, इंटरप्शन नहीं होना है। एक्टिव लिसनिंग एंड रिस्पॉन्ड विथ एम्पैथी, सेम चीजें हैं। तो इन सब चीजों को फॉलो करके आप एक कॉन्सिडरेट स्पीकिंग स्पीकर बन सकते हो, ठीक है। वो हो गया। अब है एनालिटिकल रीडिंग। एनालिटिकल रीडिंग इज अ मेथड ऑफ रीडिंग दैट इन्वॉल्व्स क्रिटिकल एग्जामिनिंग अ टेक्स्ट इन ऑर्डर टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड अंडरलाइंग मैसेज। तो एनालिटिक रीडिंग का मतलब होता है बहुत डीप तरीके से रीडिंग करना किसी भी टेक्स्ट का, जिससे कि आप उसके डीपर इनसाइट्स, पर्पस और मतलब पूरे टेक्स्ट का मतलब समझ जाओ आप अच्छे से, डीपर नॉलेज मिल जाए आपको, क्या पर्पस है उस टेक्स्ट का वो समझ जाओ आप, क्या कंटेंट, क्या स्ट्रक्चर, क्या उसका अंडरलाइंग मैसेज देना चाह रहा है वो टेक्स्ट, वो इतना डीप समझ जाओ आप, तो वो होता है एनालिटिकल रीडिंग, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रीडिंग इज ऑफन यूज्ड इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स। एकेडमिक्स में और ज़्यादा यूज़ करते हैं हम अच्छे से समझने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। कुछ टिप्स हैं जिससे कि फॉलो करके एनालिटिकल रीडिंग को अच्छा कर सकते हैं हम, जैसे कि प्रीव्यू द टेक्स्ट, टेक्स्ट के प्रीव्यू को अच्छे से समझना, एक्टिवली रीड करना, आइडेंटिफाई द मेन आइडियाज, क्या उसके मेन आइडियाज उसको समझना, इवेल्युएट द एविडेंसेस, कंसीडर द कॉन्टेक्स्ट एंड कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एंड ड्रॉ कंक्लूजन। इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हो।
ठीक है, तो इससे आप ओवरऑल एनालिटिकल रीडर बन जाओगे। ठीक है, एंड लास्ट टॉपिक है हमारा इन्फॉर्म्ड राइटिंग। इन्फॉर्म्ड राइटिंग क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द यूजिंग क्रेडिबल सोर्सेज एंड एविडेंसेस टू सपोर्ट आर्गुमेंट्स एंड आइडियाज इन रिटन कम्युनिकेशन। कोई भी अगर रिटन कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें आप कुछ कह रहे हो, कुछ बता रहे हो, कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसको आप एविडेंस के साथ अगर उसको इंक्लूड कर रहे हो तो वो इन्फॉर्म्ड राइटिंग होता है। ठीक है, उसके लिए कुछ टिप्स हैं जिससे कि आप इन्फॉर्म राइटिंग और बेटर कर सकते हो। कंडक्ट रिसर्च, कुछ भी लिखना है, कम्युनिकेट करना है, तो उसके रिगार्डिंग आपको रिसर्च करना पड़ेगा, तभी आप एविडेंस दे पाओगे। इवेलुएट सोर्सेज, जो भी आप सोर्स दे रहे हो, क्रेडिबल सोर्स, वो आपको देखना पड़ेगा कि क्रेडिबल सोर्स है या नहीं, मतलब वो इवेलुएट करना पड़ेगा आपको। फिर यूज एविडेंसेस, एविडेंसेस फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेज टू सपोर्ट योर आर्गुमेंट्स एंड आइडियाज। क्लियर। एंड फोर्थ है राइट क्लियरली एंड कॉन्साइजली। बहुत क्लियर और कॉन्साइज लैंग्वेज में आप लिखो, कोई भी चीज़ लिखना है तो कंसीडर द ऑडियंस, ऑडियंस को ध्यान रखते हुए देखना है, एक्यूरेसी चेक करना है, रिवाइज और एडिट करना है। तो ओवरऑल इन्फॉर्म राइटिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्किल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेटिंग आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स by conducting research, evaluating sources, using evidences, writing clearly and concisely, considering the audience, checking for accuracy, and revising and reading, you can improve your informed writing skills and produce high quality written communication. तो यहाँ पे मैंने चीज़ें बहुत फास्ट और जल्दी से आपको कवर किया है, कल्चर एंड कम्युनिकेशन जो वैक है उसका। एंड आई होप कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिले। आप इसको डाउनलोड करके नोट्स खुद से एक बार अच्छे से डीपली पढ़ लेना, थ्रोली पूरा पढ़ लेना नोट्स को। तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे इन टॉपिक से रिलेटेड आएंगी, तो ये सब आप अच्छे से कर पाओगे, आप समझ गए हो, पढ़ लिए हो अच्छे से। तो एंड चाणक्य नीति और गीता वाली जो बातें हैं, अगर वो आपने पढ़ रखा है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ रखा है तो टेंशन मत लो। इनको कवर करने के बाद ये जो टॉपिक सिलेबस में दी गई मैंने कवर करा दिया, नोट्स डाउनलोड करके कवर कर लो, चीज़ें समझ लो, अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो। इसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप नेट पे डायरेक्टली टाइप करना जो भी है वो बुक का नेम, और या फिर उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं थोड़ा बहुत देख के चले जाना। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन एंड